हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप क्लास 10 साइंस में हम पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि पाचन तंत्र क्या होता है, मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में पाचन के क्या होते हैं, निम्नलिखित भाव होते हैं। जैसे कि मनुष्य का पाचन आहार नाल, मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल व उसके संबंधित कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। ऐसे कि आहार नाल, तो आहार नाल को मैंने आपको बताया हुआ कुछ निम्नलिखित भागों में बांटा गया, जैसे कि मुख्य एवं मुख्य गुहिका, ग्रेसनी, ग्रासनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इन सबको आगे हम पढ़ते हैं। कुछ संबंध ग्रंथियाँ, तो आपको संबंध ग्रंथियाँ क्या होती हैं। संबंध ग्रंथियों में आपकी आती हैं लाल ग्रंथियाँ आती हैं, और आपकी आती हैं यकृत अर्थात लीवर आता है, और अग्न्याशय। ये होती है संबंध ग्रंथियाँ, जो मनुष्य के पाचन तंत्र में कुछ सहायक ग्रंथियाँ भी होती हैं। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियाँ क्या है, यकृत क्या है, और आपका अग्न्याशय क्या होता है। तो लार ग्रंथियाँ समझेंगे। लार ग्रंथियाँ, तो मनुष्य में तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 कर्णमूल ग्रंथियाँ, कर्णमूल ग्रंथियाँ। क्लियर यहाँ से। तो कर्णमूल ग्रंथियाँ जो होती है यह हमारे कानों के नीचे पाई जाती है। कर्णमूल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है बच्चों, कानों के नीचे पाई जाती है कर्णमूल ग्रंथियाँ। क्लियर। इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं, और यह बताया गया कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार ग्रंथियों में यह शरीर की यानी कि लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कर्णमूल ग्रंथि, और इसके श्रावण से आपका टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। टाइलिन नामक एंजाइम किस में निकलता है, कर्णमूल ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। तो यह आपकी लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। 3 जोड़ी होती है, कर्णमूल ग्रंथि और आपकी होती है कर्णमूल ग्रंथि। आपकी कहाँ पाई जाती हैं, तो मैं बताया यह कानों के नीचे, यह कानों के नीचे पाई जाती हैं, और यह लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कर्णमूल ग्रंथियाँ। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं आगे अधोधनु ग्रंथि, अधोधनु ग्रंथियाँ। अधोधनु ग्रंथियाँ लार ग्रंथि का एक भाग है। तो यह इनमें क्या होता है, सब मेटिसलरी, इसमें सब मेलिस्ट, इसमें क्या होता है, सब मेलिसलरी नामक एंजाइम निकलता है। इसमें सब मेलिसलरी नामक एंजाइम निकलता है। एक अभिगार पूछ लेते हैं। क्लियर यहाँ से। और इसके जबड़ों के नीचे मध्य भाग में स्थित होती है। कहाँ होती है यह ग्रंथि, जो होती है अधोधनु ग्रंथि होती है, जबड़ा होती है ना आपके जी, जबड़े के नीचे और मध्य यानी बीच में स्थित होती है। जबड़ों के नीचे आपके जबड़े हैं, इनके नीचे और बीच में स्थित होती हैं। इसमें एंजाइम सब मेलिसलरी नामक एंजाइम निकलता है। इस बात को भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद आती है नंबर 3 ग्रंथि आपकी जिह्वा। तो अधोजिह्वा ग्रंथि कहाँ होती है, तो ये लंबी और सक्रिय ग्रंथि होती है, जो कि जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। जो आपकी क्या है, यह सबसे लंबी और सक्रिय जो ग्रंथि होती है, यह जीभ के नीचे यानी जो आपकी जीभ है इसके नीचे जो यानी ग्रंथि होती है, उसे हम कहते हैं अधोजिह्वा। क्लियर। इसी के साथ हम पढ़ते हैं, इसी के आगे लीवर पढ़ते हैं बच्चों। लीवर क्या होता है, लीवर आप जानते भी होंगे, अर्थात यकृत है। अभी तो हमने कुछ लार ग्रंथियों की बात की, इसी के साथ हम पढ़ते हैं लीवर। अच्छे से समझ लेना, लीवर क्या होता है, यानी यकृत, यानी कह सकते हैं कि यकृत यानी लीवर। ठीक है ना। तो लीवर कहाँ होता है, क्योंकि यकृत कहाँ होता है, यह बंधु आपका जो होता डायाफ्राम है, यानी कि यह उदर गुहा में कहाँ होता है बच्चों, उदर गुहा में होता है, डायाफ्राम के नीचे। डायाफ्राम जो है इसके नीचे और उदर गुहा में पाया जाता है। क्लियर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका लगभग वजन होता है 1.5 किलो। कितना होता है बच्चों वजन,
इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। इसका यकृत, लीवर का। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह है डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में पाई जाती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। इसी के साथ हम कुछ आगे ही बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं तो यकृत पिंडक 3 यकृत कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या होते हैं? जो आपके यकृत पिंडक होते हैं वो यकृत कोशिकाओं के बने होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक फिगर बना दे रहा हूँ। तो फिगर बनेगा ऐसा आपका यकृत का, देखिएगा इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यानी कि आप किसी प्रकार से बना सकते हैं बच्चों। यकृत है, इसको मत समझना कीजिए। हाँ जी, ये आपका होता है यहीं पर आपका यज्ञाशय पाया जाता है और जस्ट यहीं पर आपका ये आपका होता है थैली, पित्ताशय थैली। यहाँ पर निकलता है पित्तरस। तो ये आपका हो गया पित्ताशय। क्लियर आपको? ये आपका हो गया पित्ताशय और ये आपकी होती है गृहिणी। इसको तो आप अच्छे से परिचित होंगे गृहिणी से। और ये आपका होता है यज्ञाशय, यहीं पर जस्ट नीचे अग्न्याशय। और ये आपका होता है पित्तवाहिनी। ये आपकी होती है जो ऐसे एक नली से होती है, हम इसे कहते हैं पित्तवाहिनी। और ये आप देख रहे होंगे ये आपके 3 इस प्रकार से पिंडक होते हैं। इनको कहा जाता है यकृत की कोशिकाएं। इनको कहा जाता है यकृत की कोशिकाएं। क्लियर यहाँ से? तो अब बात चलती है आपका यकृत है कहने का मतलब यकृत है। तो मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ समझेंगे, मैंने आपको बताया कि यकृत जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी यकृत। कहाँ पाई जाती है? डायाफ्राम के नीचे तथा उदरगुहा में पाई जाती है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत जो 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यकृत कोशिकाओं क्या होती है? यकृत कोशिकाएं, जो आपका यकृत होता है यकृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और यकृत कोशिकाओं से क्या निकलता है? पित्तरस स्रावन करती हैं और पित्तरस जो होता है आपका पित्ताशय में इकट्ठा होता जाता है, यानी एकत्रित होता जाता है। इस बात को आपको याद रख लेना है। क्लियर? आपको बात आ गई होगी समझ में। फिर से रिवीजन करता हूँ आपको। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह कहाँ पाया जाता है बच्चों? यानी कि उदर गुहा में, डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में पाया जाता है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत जो होता है यकृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यकृत कोशिकाओं में क्या होती हैं? आपका पित्तरस स्रावन करती हैं और जो पित्तरस होता है वो आपका पित्ताशय में इकट्ठा यानी एकत्रित होता जाता है। क्लियर? अब बात चलते हैं यकृत के कार्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात चलती है यकृत के कार्य, जो कि बहुत अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है। यकृत के कार्य तो देखे हैं। तो पहला कार्य तो यही हो गया कि यकृत का करता है, पित्तरस का स्रावन करता है। क्या हो गया? पहला कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यकृत का करता है, पित्तरस का स्रावन करता है। अगला क्या होगा? तो जब रुधिर आपका जब ब्लड होता है, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, क्या कहा मैंने? जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है आगे? तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो यकृत जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। नहीं समझ में आ रहा भाई? जैसे कि आपके पास कोई चीज़, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको कोई चीज़ आपके पास माना कि 10 रुपये की आवश्यकता है, आपके पास 20 रुपये आ गए, तो आप भाई उनके 10 रुपये को कहाँ डालेंगे? आपको है तो आज 10 रुपये की आवश्यकता है, वहाँ के 10 रुपये एक्स्ट्रा आप कहाँ डालेंगे? आप सेव कर देंगे किसी बैंक में। क्या कर देंगे? आप सेव कर देंगे किसी बैंक में। आवश्यकता पड़ने पर आप उसे बैंक से निकाल लेंगे, आपके खत्म हो जाएंगे झट्टे, यानी कि बैंक पहुँच जाएंगे और आपने पैसे निकाल लेंगे। तो बात यही है। तो आपको जो ब्लड होता है उस ब्लड में होता है आपका रुधिर, कहने का मतलब रुधिर है, उसमें होती है ग्लूकोज की मात्रा। तो जो ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक ही हमारे यहाँ ग्लूकोज
हो गया हमारे ब्लड में, तो वह ग्लूकोज हमें, अभी अच्छी चीज़ है उसे बाहर तो न फेंक देंगे, तो उसे बाहर डाल दो भाई, इसका आवश्यकता नहीं है। तो जब क्या कहा मैंने, जब ब्लड में अर्थात रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, तो जो यकृत कोशिकाएं हैं उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर लेंगी। जब ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर लेंगी, उसने ग्लाइकोजन बना लिया और बस, और जो आपको ग्लूकोज आवश्यकता ले रहा है। अब क्या होता है, कभी कभार हमारा, जैसे मैंने कहा 10 रुपये 20 रुपये थे, अब 10 की आवश्यकता, 10 रुपये आपने क्या किया, बैंक में डाल दिए। अब जैसे आपके खर्च होने वाले हैं तो क्या करेंगे, आप बैंक से निकाल लेंगे। इसी प्रकार यदि अपनी रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो क्या करते हैं, तो जो आपने ग्लाइकोजन में इकट्ठा किया ग्लूकोज को, वो पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। आपको इस बात को समझ में आ गया होगा, क्लियर यहाँ से। तो ये इम्पोर्टेंट कार्य है, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। कब कर देती हैं ग्लाइकोजन कन्वर्ट, जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। और जब यकृत कहने का शरीर में, ब्लड में आपकी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उपस्थित ग्लाइकोजन को, पुनः उपस्थित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। और कभी कभी हमें, अब वो भी हमारा खत्म हो गया, जो हमने चूँकि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया था और ग्लाइकोजन से हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने क्या किया, ग्लूकोज को पुनः बदल दिया। अब हमारा वो भी खत्म हो गया, अब क्या करें, तो क्या करती हैं यकृत कोशिका कभी कभार आवश्यकता पड़ने पर भी, अर्जेंट होने पर भी, अर्जेंट में आवश्यकता पड़ने पर भी अमीनो अम्ल और बसीय अम्लों से भी आपका ग्लूकोज का निर्माण कर लेती हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। क्या करता है यकृत, पहला कार्य मैंने बताया, यकृत क्या करता है, पित्त रस का स्रावन करता है। नंबर 2 मैंने आपको बताया, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी बदल देती हैं। और जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यकृत कोशिका पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं। और कभी कभार आवश्यकता पड़ने पर भी, नंबर 3, कभी कभार आवश्यकता पड़ने पर भी आप यकृत कोशिकाएं, ठीक है ना, अमीनो अम्ल और बसीय अम्लों से भी ग्लूकोज का निर्माण कर लेती हैं। क्लियर यहाँ से आपके 4th कार्य हो गए। हाँ, और भी कार्य हो सकते हैं, चलो मैं देखता हूँ और कार्य क्या है। और क्या है, यकृत जो है विटामिन का संश्लेषण करता है, ये भी पूछ सकता है आपको, विटामिन का संश्लेषण कौन करता है, तो क्या करता है, यकृत करता है। नंबर 5 आप कार्य हो गया, यकृत विटामिन का संश्लेषण करता है। और भी आगे एक कार्य होगा आपका, तो अकार्बनिक पदार्थ संचित किए जाते हैं। यकृत जो है आपका, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं आपके, जो कि केमिस्ट्री में पढ़े, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ जो है क्या करते हैं, इनको आपका यकृत संचित करते हैं, इकट्ठा करती है, कौन, यकृत अकार्बनिक पदार्थों को भी इकट्ठा कर लेती हैं। क्लियर। तो आपको मैंने 6-7 कार्य बता दी, आपको 2-3 कार्य आ सकते हैं। तो पहला कार्य फिर से सुनिए, यकृत जो है आपका, यकृत जो है पित्त रस का स्रावन करता है। क्या करता है, पित्त रस का स्रावन करता है। नंबर 2, यकृत जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो यकृत कोशिकाएं उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। नंबर 3, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यकृत ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 4, यकृत आवश्यकता पड़ने पर भी, कभी कभार आवश्यकता पड़ने पर भी यकृत अमीनो अम्ल तथा बसीय अम्लों से भी ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। नंबर 5 यकृत विटामिन का संश्लेषण करता है। नंबर 6 अकार्बनिक पदार्थों को संचित करता है। तो ये सारे के सारे मैंने कार्य आपको 6-7 कार्य बता दिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल आपको पेपर में आते हैं, फिर नहीं कहना कि बताया नहीं गया है। क्लियर आपको, यकृत तो भैया आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपका यकृत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इतना इम्पोर्टेंट है जो कि हर साल आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाएगा यकृत। ऐसा नहीं कि आप भी हाई स्कूल में पूछा जाएगा और कभी आगे भविष्य में आपको आते रहेंगे आपको कॉम्पिटिशन लेवल तक।
तो इस बात समझ गए होंगे, यकृत को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। इसका वजन कितना होता है मैंने अभी आपको बताया था, तो 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है यकृत का वजन? अच्छा, अब पूछ लेते हैं कभी कभार यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो यकृत से निकलता है पित्त रस। क्या निकलता है? यकृत की कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से बना होता है, उन कोशिकाओं से निकलता है पित्त रस। अब बात ये पूछ लेता है पित्त रस निकला भैया आपका, पित्त रस कहाँ एकत्रित होता रहता है, तो पित्ताशय में कह देंगे भाई। यकृत जो है कहाँ होगा इकट्ठा हमारा? पित्ताशय में एक थैली होती है अंदर, उसमें थैली में इकट्ठा होता रहता है। आगे बात चलती है, अब पूछ लेते हैं यकृत के कार्य, तो यकृत के कार्य मैंने आपको बता दिए हैं बहुत अच्छी तरह से। अब बात चलती है आपकी आग्नेयाशय की, तो इसको हम चलो क्लियर कर लेंगे। समझ में आ गया होगा शायद, नहीं समझ में आ गया होगा तो क्या करेंगे, उसको पुनः उसको आप देख सकते हैं, बैक करके चलते हैं। तो अब बात चलती है आग्नेयाशय की। आग्नेयाशय क्या होता है? आग्नेयाशय बहुत इम्पोर्टेंट है। आग्नेयाशय मैंने आपको बताया है। एक पुल सा होता है, इस बात को आप जानते भी होंगे। इस प्रकार से आपका यह आग्नेयाशय बन चुका है, इस बात को आप जानते होंगे। यहाँ पर बीच बीच में कुछ पिंडक नुमा होते हैं, इस प्रकार आप इन्हें भी बना लेंगे। क्लियर आपका? ये आपका है आग्नेयाशय, ठीक है ना? क्या कहते हैं, ये आग्नेयाशय है, यानी कि ये आपके ये पिंडक कहलाएंगे। देखिए यहाँ आपके आग्नेयाशय पिंडक होते हैं, देख रहे होंगे। अब जो बीच बीच में छोटे छोटे से पिंडक दिख रहे हैं, ऐसे हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपकांड। क्या कहा जाता है इनको? लैंगरहैंस की द्वीपकांड, लैंगरहैंस की द्वीपकांड। क्लियर आपको? ये होती हैं आपकी लैंगरहैंस की द्वीपकांड। और कुछ इसमें छोटी छोटी सी और भी कुछ पाई जाती हैं, हल्की हल्की छोटी छोटी सी। इनको हम कहा देते हैं रुधिर वाहिकाएं। क्या कहते हैं इनको? रुधिर वाहिकाएं कहते हैं, इनको हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। क्लियर आपको? अच्छा, तो यह एक संयुक्त ग्रंथि है, इसका वह स्रावी भाग आग्नेयाशय स्राव करता है, बता दे आपको। और देखो तो मैंने आपको बताया आग्नेयाशय, बताया गया कि यह एक संयुक्त ग्रंथि है, इसका बाह्य स्रावी भाग आग्नेयाशय रस स्रावित करता है। जो आपकी क्या यह एक संयुक्त ग्रंथि है, इसका बाह्य स्रावी भाग, जो बाह्य स्रावी भाग होता है, बाहर वाला भाग होता है, वो क्या करता है? आग्नेयाशय रस स्रावित करता है। और जो अंतःस्रावी भाग है, अंदर का जो भाग है, अंतःस्रावी भाग है, वह लैंगरहैंस की द्वीपकाओं, वह लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक है ना? यहाँ से जो बाह्यस्रावी भाग है, बाह्यस्रावी भाग क्या करता हुआ? आग्नेयाशय रस स्रावित करता है। पूछ लेते हैं यकृत का जो बाह्यस्रावी भाग है, बाह्यस्रावी भाग वह कौन सा रस स्रावित करता है? तो आप बताएंगे आग्नेयाशय रस स्रावित करता है। और जो अंतःस्रावी भाग है, अंतःस्रावी भाग है, ये आपके होती है बंधु लैंगरहैंस की द्वीपकाएं। क्या होती हैं जी? अंतःस्रावी जो भाग है क्या होती हैं, वहाँ पर लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पाई जाती हैं बीच में, उन लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से हार्मोन स्रावित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आग्नेयाशय की जो लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं, उनसे कौन सा रस निकलता है? तो क्या निकलता आपको? जो आपका निकलता हार्मोन्स। क्या निकलता आपका? हार्मोन्स।
और इसकी संरचना पुष्टि आग्नेय से अनेक छोटे छोटे पिंडकों का बना होता है। यदि इसकी संरचना देखी जाए, इसको अंदर से देखा जाए तो यह अनेक छोटे छोटे पिंडकों का बना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं फूल से, यह अनेक छोटे छोटे पिंडकों का बना होता है। और आगे बातें चलती, इन पिंडकों की कणिकाएं घनाकार होती हैं, यानी घन के आकार की होती हैं। क्या होती हैं आपकी? घनाकार होती हैं। आगे मध्य स्थान पर लैंगरहैंस की द्वीपकां होती हैं, बीच बीच में क्या होती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपकां होती हैं, और ये समूह के रूप में, झुंड के रूप में पाई जाती हैं। अब बात चलती है आग्नेयाशय के कार्ड। तो आग्नेयाशय के कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कार्य क्या होगा आपका? आग्नेयाशय से आग्नेयाशय रस स्रावित होता है। इस बात को आप भी जानते होंगे भाई। आग्नेयाशय से क्या होती है? आग्नेयाशय रस स्रावित होता है, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? आग्नेयाशय से आग्नेयाशय रस स्रावित होता है, जिनमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और जाइमेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? जिसमें क्या होते हैं? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता होगा, और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एक होता है, एक एमाइलेज एंजाइम होता है, और जाइपेज। तो पूछ लिया जाए कि ट्रिप्सिन, क्या कहा मैंने? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, लाइपेज और एमाइलेज, एमाइलेज नामक एंजाइम किससे निकलते हैं? तो आप बताएंगे बंधु कि आग्नेयाशय से निकलते हैं। किससे निकलते हैं बंधु? आग्नेयाशय से निकलते हैं। जो आग्नेयाशय रस, अब आग्नेयाशय रस कहाँ से निकलता है? आग्नेयाशय रस निकलता है जो आग्नेयाशय का बाह्यस्रावी भाग है, बाह्यस्रावी भाग है। क्लियर से? जो आग्नेयाशय का बाह्यस्रावी भाग है, वहां से निकलता है आपका आग्नेयाशय रस, वहां से निकलता आग्नेयाशय रस। और उस रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो बताएं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और जाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ से? अच्छा, ठीक है। अब जो हमारी लैंगरहैंस की द्वीपकां हैं, ये आपकी दो प्रकार की कणिकाओं से मिलकर बनती हैं। क्या बनती हैं? जो लैंगरहैंस की द्वीपकां हैं, दो प्रकार की कणिकाओं से मिलकर बनती हैं। एक होती है आपकी अल्फा, एक को मान लिया बीटा। क्या मान लिया बच्चों? एक को अल्फा कणिकाएं और एक को बीटा। तो अल्फा, जो आपकी अल्फा कणिकाएं होती हैं, इनसे निकलता इंसुलिन। क्या निकलता है आपकी? इंसुलिन कोशिकाएं, सॉरी द्वीपकाओं से, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से आपका इंसुलिन तथा कोशिकाओं से ग्लूकोज हार्मोन स्रावित होता है। एक कार्बोहाइड्रेट अपचयन, उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करता है। चलो समझ लेते हैं इसको कैसे। इसमें लिखा हुआ कि आग्नेयाशय की लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की कोशिकाओं से, जो लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की कोशिकाएं हैं, उनसे क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलता है बच्चों? इंसुलिन। अब अल्फा बीटा बात, ये बात छोड़ो, आप अंदर मत जाओ। तो जो लैंगरहैंस की द्वीपकाएं हैं, जो लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से, द्वीपकाएं हैं उनकी कोशिकाओं से निकलता कौन सा आहार है? इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन आपका हार्मोन से निकलता है। क्लियर से? और आगे बात चलती है कोशिकाओं से। अब मैंने कहा द्वीपकाओं से आपका इंसुलिन तथा कोशिकाओं से ग्लूकोज निकलता है। कोशिकाओं से निकलता है ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज निकलता है। क्लियर? यहाँ से ग्लूकोज निकलता है और हार्मोन्स भी स्रावित करती हैं। तो इंसुलिन, ग्लूकोज और हार्मोन्स भी आपकी जो लैंगरहैंस की द्वीपकाएं, इनसे निकलता है। आगे चलते हैं। अब यह और क्या कार्य है? और यह कार्य है कि आपका एक कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका उपापचय करता, मतलब पाचन करता है। उपापचय जैसे कभी कभी आप भोजन कर लेते हैं, आपने कुछ अधिक से मात्रा से ज़्यादा खा लिया, तो आप क्या करेंगे? उसे बाहर फेंक देंगे यदि आप पचा नहीं पाए तो यही काम करते हैं जी यकृत कोशिकाएं। क्या करता है से? तो आपका आग्नेयाशय है, सॉरी, तो आपका उपापचय होता, आपने भोजन खाया, कहने का मतलब भोजन किया, आप जल्दी से उसे पचा दे, आप बाहर ना निकाल पाए, तो ये उपापचय करता है। क्लियर? और नियमन करता है। नियमन मतलब नियंत्रण करता है उस चीज को, खाने को।
तो बस आज के लिए इतना ही। कल आपको आगे लेके आए तालु किसे कहते हैं, जिह्वा, तालु जिह्वा के बारे में और दंत के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।